हाँ, समझते हैं। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 2, हम आपको वो लेसन 1 पढ़ा चुके हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे, उसका नाम है सब्जेक्ट क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, समाजवाद, साम्यवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 के बारे में, समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति के बारे में समझेंगे। इससे पहले बता देते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ये क्रैश कोर्स है, मतलब कि शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, हम डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम में जो पढ़ाएंगे 100% सवाल यहीं से आएगा, यही समझिएगा। पहले है, समझते हैं, कुछ पॉइंट है। कहता है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति ये कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में पूछेगा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुआ था, तो बोलिएगा इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। अब समझते हैं आगे कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। देखिएगा कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य एक ही है कि समाज में समानता स्थापित करना। तब पर भी हम समझेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है। दोनों का उद्देश्य तो एक ही है कि समाज में समानता स्थापित ही करना था, लेकिन तब पर भी इसमें कुछ आपके अंतर को हम समझेंगे। समाजवाद और साम्यवाद का उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना, स्थापित करना। अब समझते हैं कि साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। समाजवाद साम्यवाद इसका अंतर समझते हैं। अब समझिएगा कि कहता है कि समाजवाद में पहला अंतर के बारे में समझते हैं। पहला अंतर है प्रत्येक के क्षमता के अनुसार कार्य कराना और कार्य के अनुसार वेतन देना, और कार्य के अनुसार वेतन देना। मतलब उसकी क्षमता है उतना ही कार्य करवाइए, जितना घंटा काम किया है उसके हिसाब से पैसा दीजिए। वही कहता है कि प्रत्येक के क्षमता के अनुसार कार्य कराना और कार्य के अनुसार वेतन देना। जितनी उनकी कार्य है, जितनी घंटा काम किया है, उतने हिसाब से उसको वेतन देना है। ये आपका समाजवाद कहता है।
और सामवाद समझिएगा हल्का खाली से अंतर है। कहता है प्रत्येक की क्षमता के अनुसार कार्य करवाना और लेकिन आवश्यकता अनुसार वेतन देना। उन्हें की जितनी आवश्यकता उतना ही वेतन दीजिए, उससे ज्यादा उसको पैसा न दीजिए। ये कहता है आपके सामवाद में। सामवाद में पढ़ते समझते हैं। कहता है प्रत्येक के क्षमता के अनुसार प्रत्येक की क्षमता के अनुसार कार्य कराना परंतु आवश्यकता अनुसार वेतन देना। आवश्यकता अनुसार वेतन देना। जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ही वेतन देना है। या पे कहता है सामवाद। अब समझते हैं समाजवाद में दूसरा अंतर को देखते हैं। दूसरा अंतर कहता है यहां मतलब यह राज्य मतलब सरकार के अनुसार समाज में समानता स्थापित करना। स्थापित करना। इसका दूसरा अंतर था यह सरकार के अनुसार समाज में समानता स्थापित करता है। और दूसरा यहां कहता है यह राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ये कह रहा है कि सरकार के अस्तित्व मतलब उसका अनुसार ही समाज में समानता स्थापित करना नहीं चाहता, ये कहना चाह रहा है। और तीसरा यहां अंतर समझिएगा। तीसरा अंतर कह रहा है कि वर्ग अस्तित्व को स्वीकार करना। और यहां तीसरा अंतर समझिएगा। यहां तीसरा अंतर कहता है वर्ग अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना। ये आपका 3 अंतर हम देख लिए। आपके 3 अंतर काफी है, हम समझ गए समाजवाद और साम्यवाद के बारे में। आगे जो पढ़िएगा बहुत इंटरेस्ट कहानी से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में आपको समझने वाला चाहिए। अब जो हम समझेंगे ये आपके यहाँ के बारे में था। अब समझेंगे आगे कि हम समझ गए समाजवाद और साम्यवाद में अंतर। और थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले बताए औद्योगिक क्रांति आपके ब्रिटेन या इंग्लैंड में हुआ। अब समझिएगा औद्योगिक क्रांति ये आपको बताएं। औद्योगिक क्रांति जो हुआ आपका इंग्लैंड में और यहां की समाज जो था पूंजीपति और समझिएगा पूंजीपति 2 तरह से था। समझिएगा कि पहला मालिक और मजदूर। मालिक को कहा गया शोषक और मजदूर कहा गया शोषित। अब समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मजदूर लेट से जाता था तो मालिक डांटता था,
इसीलिए मजदूरों ने वहां विद्रोह कर दिया और इसी को कहा गया औद्योगिक क्रांति। अब इसी के बारे में समझते हैं कि कुछ इतिहासकार विचारक आए जो मजदूर के बारे में समझाएं और बताएं कि कहें कि आज न तो कल मालिक आपके प्रति दयावान दिखाएंगे। अब उसी के बारे में समझते हैं कि जो इतिहासकार या विचारक आए थे, एक नाम था इटोपियन समाजवादी, उसी को बोलते स्वप्नदर्शी। पहले समझते हैं इतिहासकार विचारक। इसमें पहला जो था इटोपियन समाजवादी। इटोपियन समाजवादी था। अब समझते हैं कि इटोपियन समाजवादी का विशेषता क्या क्या था। इसका विशेषता के बारे में हम समझते हैं। विशेषता यहीं पर समझ, विशेषता, इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। देखिएगा विशेषता समझिएगा इटोपियन समाजवादी को। इसी को हम बोलते हैं स्वप्नदर्शी। इसका मतलब सपना दिखाने वाला था। पहला कहा कि क्रांति के बदला शांति, क्रांति के बदले शांति, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति चाहिए। दूसरे बात कहें वर्ग संघर्ष के बिना, वर्ग समन्वय। और तीसरा जो है ये कहता है कार्ल मार्क्स के पहले समाजवाद। इसके विशेषता देख लिए हम। अब समझते हैं कि इटोपियन समाजवादी में या स्वप्नदर्शी में कौन कौन विचारक थे, कौन कौन व्यक्ति थे, और इसके बारे में समझते हैं। इसका मतलब समझ में, स्वप्नदर्शी के मतलब सपना दिखाता था कि आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होबे नहीं किया। इसका नाम से स्वप्नदर्शी मतलब दिखाने वाला खाली सपना कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। इसमें समझिएगा पहला व्यक्ति किसमें नाम आता है इटोपियन समाज में, पहला व्यक्ति सेंट साइमन। दूसरा लुई ब्ला। तीसरा चार्ल्स फूरिये। और चौथा रॉबर्ट ओवेन। ये चार गो इसका विचारक देने वाले थे, इसमें शामिल थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन इटोपियन समाजवादी के विचारक मतलब व्यक्ति हैं, तो आपकी चारों रहेगा। और पूछेगा कौन नहीं है, इसके चार के अलावा जो नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं आगे थोड़ा सा कि सेंट साइमन ने एक आपके, हाँ समझे थोड़ा सा, और ये ऊपर से लेकर तीनों आपके कहां के थे, पूछ सकता है। ये तीनों जो इतिहासकार कहां के थे, तो बोलिएगा फ्रांस के थे। बस रॉबर्ट ओवेन खाली इंग्लैंड के थे। और समझते हैं कि सेंट साइमन एक कथन दिए थे। अब उस कथन के बारे में हम समझते हैं। कथन था क्या, देखिए कथन था कि क्षमता के अनुसार कार्य करवाना और कार्य के अनुसार वेतन देना। जो आपके हम लिखवाए थे समाजवाद के परिभाषा जो अंतर में, वही इनका कथन था।
कथन में लिखा जाएगा क्षमता के अनुसार कार्य कराना, कार्य के अनुसार वेतन देना, कार्य के अनुसार वेतन देना। ये कथन आपका इनका था, सेंट साइमन का था। आज समझते हैं लुई ब्लैक का कथन क्या थे। लुई ब्लैक कथन के बारे में समझते हैं। इनका कथन औद्योगिक आधुनिक औद्योगिक का विरोध किए। और चार्ल्स फूरियर कथन समझिएगा, आर्थिक समानता से राजनीतिक समानता अच्छा है। राजनीतिक समानता अच्छा बताए। और सबसे बढ़िया कथन इनका था। ये क्या बताएं समझिएगा, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। मतलब इसका कथन क्या था समझिएगा, ये बताए थे संतुष्ट श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मजदूर होता है, मजदूर वास्तविक श्रमिक होता है। वास्तविक श्रमिक होता है। इसका मतलब क्या समझिएगा, कि मतलब है, समझिए जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं कि पहला फैक्ट्री है, दूसरा फैक्ट्री है। पहला फैक्ट्री में मजदूरों को विशेष ध्यान दे रहा है, तबीयत खराब हो रहा है उसका इलाज करवा रहा है। लेकिन दूसरा फैक्ट्री में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब बताइए अच्छा से काम नहीं, दूसरा फैक्ट्री वाला करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ समय पर उसको देखभाल कर रहा है, इलाज करवा रहा है, यहाँ सब कुछ दे रहा है, सब कुछ मतलब खाना समय पर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए कहा गया है जब मजदूर आपके संतुष्ट है तभी ही आपको अच्छे काम करेगा। जब मजदूर संतुष्ट नहीं है, अच्छा काम कहां से करेगा? इसीलिए आपको रॉबर्ट आवेन ने बताए, कहे थे संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। अब समझते थोड़ा सा पॉइंट है आपका, समाजवाद शब्द देने वाला कौन था? समाजवाद शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1827 में हुआ था। और किसने दिया था? आपके रॉबर्ट आवेन ने दिया था। रॉबर्ट आवेन ने ये कहां के हैं आपके? इंग्लैंड के हैं। अब आप यहां समझ गए, आपको पहला इथोपियन समाजवादी था। अब दूसरे के बारे में हम समझते हैं। यहां पर समझिएगा दूसरा बाबू है जो आपको इतिहास का विचारक है, उसका नाम है मार्क्स समाजवादी। इनमें कौन कौन व्यक्ति हैं समझिएगा। पहला तो कार्ल मार्क्स, इस चैप्टर का नायक आपको पूछेगा तो कार्ल मार्क्स जी हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना हमको है। और दूसरा है फ्रेडरिक एंगल्स। और समझिए कि इधर समझिए, इधर समझिए, मार्क्स समाजवाद का विशेषता
पहला विशेषता, भाई कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। यहाँ था शांति के बदला क्रांति कह रहा है, यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा था। ये कार्ल मार्क्स लड़ने के लिए कह रहा था कि यहाँ पर शांति नहीं, उसका क्रांति तू कर, तब जाके मालिक मां सुनेगा। यहाँ पहला इसका विशेषता था कि शांति के बदले क्रांति, शांति के बदले क्रांति, क्रांति, क्रांति। और दूसरा जो बताए थे, वर्ग संघर्ष के बिना वर्ग समन्वय, यहाँ उल्टा कह रहा है कि नहीं, वर्ग समन्वय के बिना वर्ग संघर्ष। मतलब है कि समान नहीं, उल्टा सब काम करवा रहा है। ये कह रहा है कि वर्ग समन्वय नहीं चाहिए, एकता नहीं चाहिए, झगड़ा हो जाए। वर्ग समन्वय, समन्वय के बिना वर्ग संघर्ष, हमको चाहिए समन्वय नहीं, संघर्ष चाहिए, कह रहा है। सोचो कितना बदमाश था ये, लड़वा रहा है। उसके बाद तीसरा समझिएगा, तीसरा विशेषता कहता है, इसका तीसरा विशेषता है कार्ल मार्क्स के बाद वाला। तो पहले था, ये बाद वाला है। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद, समाजवाद। ये कार्ल मार्क्स का महा था आपको, इसमें यूटोपियन पहले था, उससे पहले जो हुआ, और जो बाद वाला होगा तो किस में जाएगा, आपके मार्क्सवादी समाजवादी में। अब हम समझेंगे, यहां तक हम देख लिए, उसके बाद हम समझेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। समझते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1883 ईस्वी, मतलब 1883 में धरती पर मतलब आया, मतलब जन्म हुआ, और 1883 में ही मर गया। 18 में इसका जन्म हुआ, 83 में मर गया। यहां तक कि इसके बारे में हमको समझना है कि देखिएगा, पहला कहता है जन्म, पूछेगा कि जन्म कब हुआ। जन्म, जन्म में बात करेगा तो 5 मई को हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी में, ईस्वी में। कहां हुआ, कहां हुआ, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में, टियर नगर में। आज समझते हैं किस परिवार में इसका हुआ था। यहूदी परिवार, यहूदी में, यहूदी में, इसका परिवार यहूदी में। पिता के बारे में समझते हैं, इसका पिता मतलब कार्ल मार्क्स का पिता का नाम, पिता हेनरी मार्क्स, हेनरी मार्क्स, हेनरी मार्क्स, हेनरी मार्क्स, हेनरी मार्क्स। और समझते हैं ये पढ़ाई मतलब शिक्षा कहां से किए थे। शिक्षा की बात करेगा, बॉर्न विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय या बर्लिन विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय। समझिएगा, जब पढ़ाई कर रहा था, जब कॉलेज की समय था, तो इसका बचपन की साथी जिसका नाम था जेनी, जेनी से विवाह करता है 1843 ईस्वी में। पूछेगा 1843 ईस्वी में विवाह किया, विवाह, विवाह बचपन की साथी, बचपन की साथी, साथी जेनी से, जेनी से, जेनी से विवाह किया। अब विवाह करने के बाद 1 साल के बाद तुरंत ये घूमने चले गया, घूमने चले गया 1844 में। अब घूमने में समझते हैं
आप लोग इतना तो बुढ़ाता है ना, इसका मतलब कहना हम चाह रहे हैं हनीमून मनाने गया होगा उधर, है ना, और बचपन के साथी में समझ रहे हैं एक प्रेमिका होगी तब शादी किया होगा। अब उसके बाद 1844 में ये घूमने गया दोनों, अपन जानी और जान दोनों गया। कहां घूमने गया? पेरिस में घूमने। कहां गया था? पेरिस में। पेरिस में। और वहीं अपने पेरिस में घूम रहा था तो इसका साथी से मुलाकात हो जाता है, मतलब कार्ल मार्क्स का साथी। कार्ल मार्क्स का साथी, उसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। इनका क्या हो गया? मुलाकात हो गया। जब मुलाकात हुआ, कहां मुलाकात हुआ था? पेरिस में हुआ था। मुलाकात होने के बाद इन्होंने एक किताब लिखते हैं 1848 ईस्वी में, एक पुस्तक लिखी दोनों मिलकर। दोनों मतलब कौन? कार्ल मार्क्स और आपका फ्रेडरिक एंगल्स। पुस्तक लिखे दोनों मिलकर, उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका होता है समाजवादियों का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र हिंदी में होता है समाजवादी का घोषणा पत्र। सबसे में लिखिए समाजवादी घोषणा पत्र। समाजवादी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र। चलिए आगे। 1868 में 67 में कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी। कार्ल मार्क्स एक पुस्तक लिखते हैं दास कैपिटल। दास कैपिटल। कैपिटल। दास कैपिटल। दास कैपिटल जिसका हिंदी होता है समाजवादियों का बाइबिल। बाइबिल। समाजवादी का बाइबिल। ये दोनों पुस्तक सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। और समझते हैं इनके बारे में। इन्होंने कथन दिए थे कि मजदूर के पास बेड़ियों के अलावा खोने के लिए सब कुछ है, लेकिन उनके पास दुनिया को जीतने के लिए सब कुछ है। इनका कथन था। आप समझिएगा कि कार्ल मार्क्स के बारे में है। और कुछ थोड़ा सा पॉइंट, एक आध दो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि 1819 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। और 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन। एक कहां हुआ था? इंग्लैंड में। ये भी आपका सवाल पूछा हुआ है। हम कार्ल मार्क्स के यहां तक हम देख लिए, जीवनी के बारे में कम समझ गए हम। और इससे जो छूटा हुआ है और कार्ल मार्क्स के बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में आपका पूरा हम समाप्त कर देंगे। और इससे जो भी आपके समझ ऑब्जेक्टिव होगा वो भी करवा देंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है।